हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, हमने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में काफ़ी पॉलिसीज़ को देखा है यूट्यूब की और इन डेप्थ उसको सीखा भी है। ये लास्ट मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ और इस पॉलिसी में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी आपको अहम बातें पता चलेंगी। और आज का हमारा टॉपिक भी है कॉपीराइट पॉलिसी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से पहले और यूट्यूब को इस्तेमाल करने से पहले। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक है हमारा यू कॉपीराइट पॉलिसी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कॉपीराइट पॉलिसी की कि व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, लेकिन अब मैं आपको एक आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में कॉपीराइट पॉलिसी क्या है, उस इसको बनाने का मकसद क्या है। कॉर्पोरेट पॉलिसी को बनाने का असल मकसद ये था कि जो लोग अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं वो चाहते हैं कि इनका कंटेंट चोरी ना हो, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया जो उनको कंट्रोल देता है कि वो अपने कंटेंट को, अपनी वीडियोस को जो वो अपलोड कर रहे हैं या किसी तरह का भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक है या कोई भी साउंड है जो उन्होंने बनाया है या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, साउंड जो क्रिएट कर रहे हैं, वो कोई चुरा ना सके। तो इसको एक कानून की शक्ल में एक इख्तियार दिया गया कि कोई भी किसी भी टाइम बैठ के उनको एक्सेस हो और वो इसको ब्लॉक कर सकें, इसका क्लेम कर सकें या इसके हवाले से केस कर सकें और कोर्ट में जा सकें। इसलिए क्रिएटर को चाहिए कि वो अपना खुद का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट बनाए और उसी कंटेंट को अपलोड करे, उसके अंदर कोई भी ऐसा कॉपीराइट यूज़ ना करे जिससे उसको बाद में वार्निंग्स मिलें, स्ट्राइक्स मिलें और उसका चैनल बैन हो जाए, उसका चैनल या उसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाए या उसका चैनल सस्पेंड हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। अगर आपकी कोई कंपनी है या आपका एम्प्लॉय है और वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो एक्चुअली में कंटेंट प्रॉपर्टी होगा एम्प्लॉयर की। इसके अलावा अगर आपने अपने मुल्क का कंटेंट जानना है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक के क्लिक करके अपने कंट्री वाइज जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको देख सकते हैं और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ को रीड आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो लॉ है उसकी वजह से मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप वहाँ पे विजिट करके मजीद देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क्स क्या हैं, कॉपीराइट्स क्या हैं। उसका एड्रेस नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए ipo.government.pk, ये इसका एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी लिंक से खोल के पाकिस्तान का लॉ कॉपीराइट की वजह से चेक कर सकते हैं। ये दायरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपको स्क्रीन पे वो लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कॉपीराइट में नहीं आती। नंबर 1 पे है आइडियाज़। आइडियाज़ कॉपीराइट में नहीं आते। आइडियाज़ आप किसी के भी ले लेते हैं और उसको बयान कर देते हैं तो वो कॉपीराइट क्लेम नहीं हो सकते। फैक्ट्स हैं जो हकीकत हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हकीकत में आती हैं और वो उसमें कॉपीराइट में क्लेम नहीं हो सकती। प्रोसेसेस हैं, उसके अलावा नेम्स एंड टाइटल्स हैं। अगर किसी का नाम आप ले रहे हैं तो बहुत से लोगों के कॉमन नेम्स होते हैं। टाइटल्स वीडियो के बहुत से कॉमन होते हैं। हर बंदा एक ही टाइटल पे, एक ही टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बना रहा होता है, उसमें टाइटल वही यूज़ करता है, तो उस पर क्लेम या उस पर कॉपीराइट का क्लेम नहीं आ सकता, वो कोई पॉलिसी की वायलेशन नहीं होती। इसके अलावा आप 5वें नंबर पे देखेंगे तो शॉर्ट फ्रेसेस लिखे हुए हैं विद सर्टेन एक्सेप्शन, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी वीडियो में बल्क पोर्शन वो रखेंगे जो कि पिछली वीडियो से या किसी और की वीडियो से डिफरेंट होगा। शॉर्ट फ्रेसेस से थोड़े बहुत कोई फ्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉपीराइट नहीं रखते या उसका क्लेम नहीं आ सकता। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं, जो आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। सबसे पहले नंबर पे है ऑडियो विजुअल वर्क्स, जिसमें आ जाता है टीवी शोज, मूवीज़ या ऑनलाइन वीडियोस। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद है साउंड रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिकल कंपोजिशन।
उसके बाद है रिटर्न वर्क्स। रिटर्न वर्क्स में आ जाएंगी आपकी 3 चीज़ें, लेक्चर्स, आर्टिकल्स, बुक्स। फिर उसके बाद है विजुअल वर्क्स, इसमें आती हैं पेंटिंग, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट। एंड उसके बाद सेकंड लास्ट पे आप देखेंगे वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यहाँ पे। और लास्ट में ड्रामेटिक वर्क्स लाइक सच एज प्लेज और म्यूजिकल कोरियो। कॉपीराइट की रिक्वेस्ट मिलने पर यूट्यूब कंटेंट को, वीडियो को रिमूव कर देता है। और अगर क्लेम की सूरत में अगली पार्टी भी दावा कर दे कि वो उसका अपना कंटेंट है या ये कॉपीराइट इशू जो अगला कोई दावा कर रहा है वो दावा उसका गलत है, तो उसके बाद फिर यूट्यूब उन दोनों को कोर्ट में भेज देता है और फिर उनके डिस्प्यूट को वहाँ पे डील किया जाता है। अगर वहाँ से जिसने दावा किया था पहले नंबर पे, जो फरीक अव्वल होता है जिसने दावा किया होता है, अगर वो सबूत पेश ना कर सके तो फिर यूट्यूब 10 दिन के बाद उसकी वीडियो को दोबारा से बहाल कर देता है, इंस्टेटेड कर देता है। और इस प्रोसेस को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि पहले किस तरह से क्लेम आता है और फिर किस तरह से उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है और फिर दोबारा उसके ऊपर नोटिस टेक डाउन होता है और फिर किस तरह से दोबारा एक्सेप्ट और अपील की जाती है और फिर किस तरह दोबारा कोर्ट में जाता है। मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं पिक्चर में, सारा आपको मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। पिक्चर में देख रहे हैं डिस्प्यूट की सूरत में 30 दिन तक का रिस्पॉन्ड टाइम होता है और अपील का भी 30 दिन का टाइम होता है। और अगर वीडियो मोनेटाइज हो तो उसकी जो रेवेन्यू होता है वो भी सेपरेटली होल्ड कर लिया जाता है। उसके अलावा एक सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं, हाउ डू आई गेट परमिशन टू यूज समवन एल्स कंटेंट इन माय वीडियो। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि आप खाली अगर किसी भी आर्टिस्ट से परमिशन ले लेते हैं ज़बानी कलामी कि आप उसका कंटेंट यूज़ करेंगे वीडियो में, तो ये इनफ नहीं है। यूट्यूब कहता है कि आपका लाइसेंस्ड एग्रीमेंट होना चाहिए उस बंदे के साथ जिसका कंटेंट है। और एक्चुअली में अगर आप एक म्यूज़िक को यूज़ कर रहे हैं तो वो आर्टिस्ट से परमिशन इनफ नहीं है, आपको सॉन्ग राइटर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लिरिक्स उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी और लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से यूट्यूब हमें सजेस्ट भी करता है कि आप लोकली अपने जो लॉयर है उससे लोकल एडवाइस लें, उससे लीगल एडवाइस लें कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है आपको एग्रीमेंट दे देता है कॉपीराइट होल्डर, लेकिन उसमें वो आप उसको गौर से नहीं पढ़ते और उसमें उसने हर चीज़ को आप हर एक्सेस नहीं किया होता, हर तरह से आपको एक्सेस नहीं दी होती, हर तरह से आपको लाइसेंस नहीं दिया होता। लिमिटेड से एरियाज़ में, एंटायर स्पेसिफिक एरियाज़ में आपको वो सिर्फ अलाउ करता है कि आप उसके कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ कर सकें। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपने कंटेंट को ख़रीद लिया है, किसी सॉफ्टवेयर को ख़रीद लिया है, किसी म्यूज़िक को ख़रीद लिया है, तो आप उसको अपलोड करेंगे तो उस पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, तो उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। को किसी भी कंटेंट को ख़रीदने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है, मतलब नहीं है कि आपने उसका लाइसेंस बाय कर लिया है। आप ख़रीद भी लेंगे, अपलोड करेंगे, फिर भी आपको स्ट्राइक और वार्निंग आ सकती है, क्लेम हो सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप लाइसेंस एग्रीमेंट ही करें। इसके अलावा लोगों के जहन में ये भी गलतफहमियाँ होती हैं कि अगर वो किसी के कंटेंट को अपनी ज़ुबान में रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं तो कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। ये भी उनकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी सॉन्ग राइटर के आप उसके लिरिक्स को अपनी आवाज़ में, अपने म्यूज़िक के साथ अगर आप गा रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, तो उस पर भी कॉपीराइट का इशू आ सकता है। या आपने उसके लिरिक्स को यूज़ नहीं किया, आपने म्यूज़िक को यूज़ कर लिया, तो भी आपका कॉपीराइट का इशू आ सकता है। या अगर आपने उसके किसी और एलिमेंट को यूज़ कर लिया तो भी इशू आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भाई अगर किसी हमने कंसर्ट है, कोई लाइव शो है, वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, उसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया है, हमने ओरिजिनल उनका कंटेंट नहीं लिया, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं ली, हम अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है और उसको अपलोड करते हैं, तो उस पर भी कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, क्योंकि वो आपका कंटेंट नहीं है। और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर हमने किसी का कंटेंट है उसके अपलोड करने से पहले हमने अपलोड कर दिया है तो भी कोई इशू नहीं आएगा। ये भी गलतफहमी है, उस पर भी इशू आएगा, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आएगा।
इसके अलावा लोगों का ये सवाल भी होता है कि यूट्यूब खुद क्यों नहीं किसी को पॉलिसी खिलाफ वर्जी पे या कॉपीराइट पॉलिसी के अगेंस्ट जाने पर क्यों नहीं रिमूव करता, क्यों सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं करता, क्यों वार्निंग नहीं देता। तो बिल्कुल इसका जवाब ये है कि कॉपीराइट ऑनर जब तक उसको नहीं रिक्वेस्ट करेगा क्लेम की, जब तक नहीं टेक डाउन नोटिस देगा, तब तक यूट्यूब भी किसी को नहीं कुछ कहेगा। लेकिन अगर उसकी अपनी पॉलिसी के वाले से कोई वायलेशन हो रही होगी तो वो ज़रूर उसके वजह से उसे एक्शन लेगा। अगर आपका कोई कंटेंट यूज़ कर लेता है तो आप DCMA वेब फॉर्म को फिल करके उस कंटेंट की रिमूवल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसका एक एक्ट भी है, DCMA इसका एक एक्ट भी है और इस फॉर्म की एक्सेस हर एक को है। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, शॉर्ट नेम इसका TMCA है। इसके अलावा यूट्यूब आपको कंटेंट आईडी जो कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड कॉपीराइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको एक सहूलत फराहम करता है, एक एक्सेस देता है, एक ऑनरशिप देता है, एक्सेस देता है कॉपीराइट ऑनर को कि वो अपने कंटेंट अगर वो देखें कि कोई और भी अपलोड कर रहा है, उनके कंटेंट को यूज़ कर रहा है उनकी परमिशन के बगैर, तो वो उस पर क्लेम दे सकते हैं। ये उनको ही मिलता है जो मोनेटाइज हो चुके होते हैं या जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं, इसकी एक्सेस उन्हें ही मिलती है और इसके ज़रिए वो उस वीडियो को ब्लॉक भी कर सकते हैं और अपने उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन भी उस पर एक्टिव करके अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए एक टूल है कॉपीराइट मैच टूल, जो कि YPP प्रोग्राम जो ज्वाइन कर लेता है उसको एक्सेस दी जाती है और जैसे ही वो कोई भी उनका कंटेंट अपलोड करता है और अगर उसके साथ मैच कर जाए उनका कंटेंट तो वो उस पर 3 एक्शन ले सकते हैं। जो आपको मैंने 3 एक्शन बताए कि मोनेटाइज ऑन कर सकता है, चाहे तो ब्लॉक कर सकता है रीजन में, या म्यूजिक को बिल्कुल किसी रीजन से किसी रीजन में रोक सकता है, और थर्ड नंबर पे उसको उसकी जो रेवेन्यू है उसको ट्रैक कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है। एक चीज़ और, अगर कॉपीराइट कंटेंट एक्सपायर हो गया और कॉपीराइट प्रोटेक्शन अगर एक्सपायर हो गई है तो वो पब्लिकली फिर अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद फिर उसे कोई भी यूज़ करेगा तो उस पर कॉपीराइट होल्डर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो ऐसे कंटेंट को लाजमी पहले इस्तेमाल करने से पहले देख लें कि वो कॉपीराइटेड है या नहीं है। अगर एक्सपायर हो गया तो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर फ्री है तो ही यूज़ करें और उसको ऐसे यूज़ ना करें ताकि आपकी वीडियो पर, आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। इसके अलावा लोगों के कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स है, वो समझते हैं कि ब्रांड नेम पे, चैनल नेम पे या लोगो पे या मोटो पे भी कॉपीराइट होता है और उस पर कोई क्लेम आ सकता है, तो उस पर कोई क्लेम नहीं आता। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी पर्सन को अपनी वीडियो में लेकर आए हैं और वो अगर आगे यूट्यूब से रिक्वेस्ट करता है कि इसको रिमूव करवाया जाए, मेरी परमिशन के बगैर वीडियो में मुझे लाया गया और यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको रिक्वेस्ट आ सकती है। लेकिन एक्चुअली में ट्रेडमार्क की वजह से कोई आपको कॉपीराइट में नहीं मिलता और ये सारे लोगो, ब्रांड नेम वगैरह ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क में आती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ कि कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनके ऊपर एड्स रन नहीं होते, तो वो उसकी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ये कंटेंट पर एड बिल्कुल रन नहीं होंगे। नंबर 1 पे है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इससे मुराद ये है कि अगर कोई फहश या गैर मजहबी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है तो उस कंटेंट पे ऐड रन नहीं होगा। नंबर 2 पे वायलेंस है। वायलेंस, अगर उसमें कोई वीडियो में खून खराबा दिखाया जा रहा है, वो ज़ख्म दिखाए जा रहे हैं, जुल्म वगैरह दिखाया जा रहा है, तो भी उसको पे ऐड नहीं चलेंगे, बशर्ते कि अगर वो किसी मेडिकल का, ट्रेनिंग का कोई लेक्चर ना हो, ट्यूटोरियल ना हो तो। लेकिन अगर न्यूज़ वगैरह में कोई इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है तो वो एलिजिबल होगी मोनेटाइजेशन के लिए। नंबर 3 पे एडल्ट कंटेंट है, जिसमें सेक्सुअल आ जाता है कंटेंट, वो बिल्कुल भी उस पर एड रन नहीं होंगे। नंबर 4 पे शॉकिंग कंटेंट है, यानी कि ऐसा मवाद जो नाज़रीन को परेशान या नागवार या सदमा पहुंचा सकता है, वो इश्तिहार के लिए मौजू नहीं हो सकता है। और नंबर 5 पे हार्मफुल और डेंजरस एक्ट, यानी कि जो आपको आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं या डेथ तक ले जाते हैं आपको, ऐसी कोई एक्टिविटी, तो वो भी इस पर भी एड रन नहीं होंगे। 6 नंबर पे हेटफुल कंटेंट है,
या डेरोगेटरी कंटेंट है। तो हेटफुल कंटेंट कहते हैं नफरत अंगेज को, और डेरोगेटरी कंटेंट कहते हैं तौहीन आमेज कंटेंट को, जिसमें तौहीन की गई हो। तो ये हर कंट्री वाइज होता है एक्ट। उसके बाद 7 नंबर पे ड्रग रिलेटेड कंटेंट है। 8 पे फायर आर्म्स रिलेटेड कंटेंट है, इस पे भी एड रन नहीं होते। 9 पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज यानी कि मुतनाज़ा जो इश्यूज होते हैं, अमूर होते हैं, उस पे भी एड रन नहीं होते। 10 पे सेंसिटिव इवेंट्स हैं जिसमें लाइफ का लॉस हो जाना है, तो ऐसे कंटेंट पे भी एड रन नहीं होते। 11 पे इंसेंडरी और डिमीनिंग यानी बर्ताव और आग वगैरह की तरह के जो कंटेंट हैं उन पे भी नहीं होता। 12 पे टोबैको रिलेटेड कंटेंट पे भी नहीं एड रन होते। और 13 एंड लास्ट एडल्ट थीम इन फैमिली कंटेंट, इन तरह इस पे भी एड रन नहीं होते। तो इसकी वजह से आपका कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ रह गई है क्योंकि आज लास्ट पॉलिसी का मैंने पॉलिसी की वजह से लास्ट लेक्चर अपलोड किया है ये मैंने, और इसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ बताना मिसिंग कर गया हूँ तो कमेंट में आप बता दें ताकि बाकी लोग रीड आउट कर लें और मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी से रिलेटेड थी। और अगर आप इस सारे लेक्चर जो पिछले 4, 5 या 6 लेक्चर हैं इन सबको अगर आप देख लेते हैं और इन तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो कर लेते हैं, तमाम एहतियात कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी वीडियो पे, आपके चैनल पे किसी किस्म का कोई कंटेंट रिमूव नहीं होगा, उस पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई वार्निंग नहीं आएगी, और आप मोनेटाइज भी हो जाएंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे, और आपके जो चैनल के व्यूज़ हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। आपका चैनल डाउन नहीं होगा, अप में ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।